Assalamualaikum dear students, as welcome to Aspire online classes। Aspire online classes में आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 में से मेन मेमोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी है क्या चीज़, मेन मेमोरी का क्या किरदार है। तो लेक्चर को बग़ैर किसी तख़ीर के हम स्टार्ट करते हैं। असल में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के मुताबिक हमने वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर को जब हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में जो है ना वो डिस्कस किया तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया से मुराद कि हमारा सीपीयू जितनी भी एग्जीक्यूशन करता है, जितनी भी वो प्रोसेसेस चलाता है, उन प्रोसेसेस के लिए जो डेटा लेना होता है वो उसने किसी ना किसी मेमोरी से लेना होता है। अब हमारे सिस्टम के अंदर मेमोरी को मेजरली या ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज़ में इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें वो दो कैटेगरीज़ में एक को हम प्राइमरी बोलते हैं और दूसरी मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब ये दो तरह की ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो तरह की मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है ये असल में हमारी परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज से मुराद ये कि जितना भी हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर करते हैं, असल में वो डेटा परमानेंटली अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा डेटा स्टोर होगा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, जिसकी एग्जांपल में हम हार्ड ड्राइव वगैरह, जिप डिस्क वगैरह, सुपर डिस्क और इस तरह की डिफरेंट डिवाइसेस को पॉइंट आउट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी असल में वो वर्किंग एरिया है जहां से आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए डेटा उठाता है। यानी कि सीपीयू ने जब भी एग्जीक्यूशन करनी है उसको डेटा चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसने ये दोनों चीज़ें जिस मेमोरी से उठानी है उस मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या हम मेन मेमोरी बोलते हैं। यानी कि हमारा सीपीयू जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कहा जी आप ए और बी को प्लस कर दें, यानी मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का उसे कहा है। तो अब मेरा सबसे पहले नंबर पे तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब सीपीयू को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन ये बताती है कि ऑपरेशन होना क्या है, यानी कि ए प्लस बी है। हमें तो पता है कि ये प्लस है, ए और बी प्लस होंगे, लेकिन सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि ए और बी जो है ये प्लस होंगे? तो प्लस कैसे करना है? अब इस प्लस ऑपरेशन के रिलेवेंट सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा कौन? अरिथमेटिक यूनिट, सीपीयू का जो एक यूनिट है। तो अरिथमेटिक यूनिट सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो डेटा लेके आएगा और फिर एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो जो इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट करनी है सीपीयू ने और उसके अलावा उसने डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है, वो असल में डेटा और इंस्ट्रक्शन लेगा कहाँ से? अब हमारा जो सीपीयू है उसने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन चाहिए जो एग्जीक्यूट होगी पहले, फिर उसके साथ ही उसको वो डेटा चाहिए जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी ए और बी। अब ये ए और बी सीपीयू कहाँ से लेगा और इससे पहले इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेगा? असल में सीपीयू एग्जीक्यूशन से पहले हमारा ये जो सीपीयू है ये जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो इस एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन इसे चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए ये जिस मेमोरी से रब्ता करेगा उस मेमोरी को असल में हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन मेमोरी। अब हमारा सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज पे भी तो जा सकता है, उसने अगर डेटा उसे चाहिए तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से भी ले सकता है, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये इसकी जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी या फिर रैम। यानी रैम की निस्बत हमारी जो परमानेंट स्टोरेज है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो जब सीपीयू हमारा रैम की बजाय, मेन मेमोरी की बजाय, इस एरिया की बजाय वो हार्ड की तरफ जाएगा, यानी सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाएगा डेटा उठाने के लिए, तो जाहिर बात है कि उसे टाइम ज़्यादा लगेगा।
और जब CPU को डेटा फेच करने में ही टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो CPU है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो, उसकी वर्किंग जो है वो, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उसकी काम करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो डेटा फेचिंग रिट्रीवल में ही लगा रहा है, यानी कि वो डेटा लेके आने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अब उसने फॉर एग्जांपल अगर वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाता है तो उसे डेटा लेके आने में लगते हैं 2 सेकंड, और एज़ कंपेयर टू अगर वो रैम के पास जाता है या मेन मेमोरी के पास जाता है तो वहाँ पे उसे लगता है 1 सेकंड। तो हमारा 1 सेकंड फॉर एग्जांपल वो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो हमने उस 1 सेकंड को बचाना है, क्योंकि सबसे जो मेजर यूज़र की रिक्वायरमेंट है, वो यूज़र की ये रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम हमारा स्पीड अप होना चाहिए, ये वाला सिस्टम जो है ये तेज़ चलना चाहिए, हमें इसको स्टार्ट करने के बाद कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में वेट ना करना पड़े, हमारा जो कंप्यूटर है वो जो ना बहुत फास्ट वर्क करे। तो फास्ट वर्किंग के लिए हमारे CPU, जाहिर बात है एग्जीक्यूशन CPU ने करनी है, CPU जितना तेज़ी से काम करेगा हम कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट है। तो अब CPU अगर डेटा लेके आने में इतना टाइम लगा रहा है तो वो फास्ट कैसे वर्किंग कर सकता है? अब वो 2 सेकंड लगा रहा है डेटा लेके आने में और एग्जीक्यूशन सारी 1 सेकंड की है। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के मुताबिक हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्किंग एरिया मेमोरी का होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि वो CPU जहाँ से डेटा उठाएगा अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, उस मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और उस मेन मेमोरी को नॉर्मली हम रैम का नाम भी देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेन मेमोरी की जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं। अब हम मज़ीद जो है ना इसको रैम को डिस्कस करते हैं कि रैम क्या चीज़ है। असल में जो बातें भी हमने डिस्कस की हैं अबाउट मेन मेमोरी, वो सारी असल में रैम के रेलिवेंट ही डिस्कशन है। अब रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। इसको हम ये यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है, रीड एंड राइट मेमोरी। जो हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम इसको वर्किंग एरिया और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अब ये सारे नाम इसके क्यों हैं, इनको हम एग्जाम्पल से वाज़े करेंगे। अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है ना वो किसी हद तक रैम पे भी डिपेंडेंट होती है। रैम पे डिपेंडेंट क्यों होती है? रैम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये 2 चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लें कि रैम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। रैम असल में कम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है, वो कहते हैं जी हमारे सिस्टम की जो रैम है ना वो 1 GB है। 1 GB रैम। 1 GB रैम का मतलब है कि 2 की पावर 30, और ये तकरीबन 1 बिलियन बाइट्स बनते हैं, मतलब 1 अरब। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम का साइज 1 GB है तो उस 1 GB में 2 पावर 30 मीन्स 1 बिलियन, यानी 1 अरब बाइट्स उसके अंदर मौजूद हैं। अब बाइट क्या होते हैं, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि एक बाइट जो है ये 8 बिट्स का कलेक्शन होता है, यानी 8 बिट्स मिलके एक जो है वो 1 बाइट बनाती है, 1 बाइट। अब जो बेसिकली जो रैम का स्ट्रक्चर है, जो फिजिकली हम कह रहे हैं कि उसकी डिजाइनिंग है, उस डिजाइनिंग में रैम के ऊपर 1 बिलियन यानी बाइट, और 1 बाइट के अंदर कितने 8 बिट्स होते हैं। तो अगर हम 1 बिलियन को 8 से ज़रब दे दें तो जो आंसर आएगा
असल में उतने सेल्स हमारी रैम के ऊपर बने होंगे। दोबारा सुन लें, हमारी रैम का जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़ जो है वो हम फर्ज कर रहे हैं कि 1 GB रैम है। अब 1 GB रैम का मतलब है कि इसके अंदर 1 बिलियन बाइट्स हैं। 1 बिलियन बाइट्स यानी 1 अरब बाइट्स। अब 1 अरब बाइट होने का मतलब है कि हमारी 1 बाइट कितने का है? 8 बिट्स का। हमारी रैम के ऊपर बाइट टोटल कितने? 1 अरब यानी 1 बिलियन बाइट, और 1 बाइट 8 बिट्स का है। तो 1 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 8, जो आंसर बनेगा जो भी होगा, मतलब बिलियंस में या ट्रिलियंस में, वो असल में सेल्स होंगे। यानी फर्ज करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी जो आंसर आया ना वो 50 बिलियन है। इतना है तो नहीं, ज़्यादा होगा, लेकिन 50 बिलियन अगर हम फर्ज करें कि 50 बिलियन इसका आंसर आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी रैम के ऊपर 50 बिलियन सेल्स हैं। 1 GB रैम के ऊपर 50 बिलियन सेल्स हैं। अब एक सेल या तो 0 स्टोर करता है या फिर 1 स्टोर करता है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स जो है ये डिज़ाइन हुए हैं डिजिटल सर्किट से, और डिजिटल सर्किट्स में जो डेटा स्टोर होता है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में। तो या तो एक सेल के अंदर 0 होगा या फिर 1 होगा। अब ये है हमारा जो एक्चुअली रैम का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसे लॉजिकली कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में अरेंज इस तरीके से करते हैं कि हम इसको बाइट्स ही, हम जो छोटे से छोटा सेल कंसीडर करते हैं वो बाइट ही करते हैं। हम कहते हैं जी 1 बाइट। फॉर एग्जांपल 1 बाइट है ये वाला, तो हम ये पूरा जो है ये 1 बाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। असल में ये 8 बिट्स, यानी ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, 5वां सेल, 6वां सेल, 7वां सेल और 8वां सेल, और ये टोटल 8 सेल मिलके क्या बना रहे हैं? 1 बाइट। असल में हम लॉजिकली अगर बात करें तो रैम के ऊपर जो छोटे से छोटा सेल होता है ना, हम उसे कहते हैं जी 1 बाइट, 1 बाइट का सेल, 2 बाइट का सेल। लेकिन असल में एक्चुअली उसकी जो डिज़ाइन टाइम हम बोले उसकी अरेंजमेंट है, वो सेल्स असल में 1 बिट को स्टोर करते हैं, यानी 0 या 1। हमने लॉजिकली अरेंज कर लिया है कि 1 बाइट, 1 बाइट का। अब अगर इसकी मज़ीद हम लोग डिटेल में जाते हैं तो टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी और टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम इस को जो है ना वो एक बाउंड्री लाइन में रखते हैं। अब बात हो रही है स्ट्रक्चर की। एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर है रैम का, वो असल में उसमें बिट्स ही हैं, यानी हर सेल 1 बिट को स्टोर करता है। लेकिन लॉजिकली हम ये कहते हैं कि हमारी रैम के ऊपर सबसे छोटा जो सेल है ना, सबसे छोटा बॉक्स है, सबसे छोटा डब्बा, यानी रैम बनी ही छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके है, तो सबसे छोटा बॉक्स हम कहते हैं जी 1 बाइट है। अब होता क्या है, वर्किंग कैसे है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। जब आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मीडिया प्लेयर स्टार्ट किया, चलाया है। मीडिया प्लेयर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम कहते हैं जी VLC मीडिया प्लेयर है। आपने VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर डबल क्लिक किया, तो अब ये क्या होगा? अब ये VLC मीडिया प्लेयर की जो फाइल्स हैं, जो एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है फाइल्स, आपकी हार्ड ड्राइव से निकल के, यानी परमानेंट स्टोरेज से निकल के ये लोड होंगी सबसे पहले रैम के ऊपर। आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, कोई भी प्रोग्राम चला रहे होते हैं, असल में जब चलाते हैं उसको तो सबसे पहले वो प्रोग्राम रैम के ऊपर लोड होता है। रैम के ऊपर लोड होने के बाद आपका CPU उसे रैम से एक्सेस करता है और फिर वो आपको डिस्प्ले मिलता है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कह दें कि CPU ने अगर डेटा उठाना है तो वो रैम से ही उठाएगा, वो हार्ड की तरफ नहीं जाता, तो ये भी बात गलत नहीं है। यानी अगर हम कहें कि CPU ने डेटा उठाना है रैम से, वो हार्ड की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उसे टाइम ज़्यादा लगता है। तो असल मकसद हमारा है
कि जो है ना वो टाइम कंजम्पशन को कम करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, तो उसके लिए सीपीयू ने जाना रैम के पास है, उसे डेटा जो भी चाहिए वो रैम से चाहिए। अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो करता तो सीपीयू है। अब सीपीयू ने ही हर काम करना है, हमने कोई भी काम करवाना है तो वो सीपीयू करेगा, लेकिन सीपीयू वो काम करने के लिए डेटा कहाँ से लेगा? वो डेटा लेगा हमारी रैम से। वो रैम के पास जाएगा, वहाँ से डेटा उठाएगा और एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये रीड एंड राइट मेमोरी है। रीड एंड राइट मेमोरी। रीड का मतलब है कि जब हमारा सीपीयू रैम से डेटा लेता है, एक्सेस करता है, रिट्रीव करता है, फेच करता है या गेट करता है, हम उसे बोलते हैं कि ये रीड कर रहा है डेटा। यानी सीपीयू का रैम से डेटा लेना ये रीड ऑपरेशन है, और फिर सीपीयू का आफ्टर एग्जीक्यूशन उस डेटा को या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उस डेटा को रैम के ऊपर रख के आना, इसे हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब मैं रीड कर रहा हूं, मैं फेच कर रहा हूं, कुछ मैं इंफॉर्मेशन गेट कर रहा हूं, और अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैं डेटा दे रहा हूं। तो सीपीयू अगर रैम से डेटा ले रहा है तो इसका मतलब है वो रीडिंग कर रहा है, अगर वो सीपीयू को डेटा दे रहा है तो इसका मतलब वो राइटिंग कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। अब दूसरे नंबर पे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसे क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसे इसलिए बोलते हैं रैम को क्योंकि इसका हर बाइट, अभी हमने जिक्र किया कि बाइट क्या चीज़ है। लॉजिकली जब हम इसको यूज़ करते हैं मेमोरी को, तो हम कहते हैं जी सबसे छोटा रैम के ऊपर जो सेल है ना उसको हम बाइट बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम करना है ना, तो आपको बाइट्स में मेमोरी मिलेगी, बाइट्स में, यानी 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट आपके प्रोग्राम को मेमोरी मिलेगी। अब डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि सीपीयू रैम से डायरेक्टली डेटा उठा सकता है। सीपीयू आपकी रैम से डायरेक्टली डेटा उठा सकता है, उसको किसी थर्ड जो है ना वो कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है इस तक रसाई लेने के लिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ए जो है वो बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए बी से भी कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, हाँ ठीक है ए सी से भी कनेक्टेड है, लेकिन ए को अगर सी से डेटा लेना है तो वो किसके थ्रू है? विया बी। तो ये बी के थ्रू सी तक रसाई है, तो इसे हम ए और सी का डायरेक्ट रिलेशनशिप हम नहीं कह सकते। ये ए और सी का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट ए और बी का है, बी और सी का है। इसी तरीके से सीपीयू और रैम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सीपीयू रैम से डायरेक्टली डेटा को उठा सकता है, इसलिए हमारी रैम को हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब तीसरे नंबर पे इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे क्यों बोलते हैं? रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं? रैंडम का मतलब होता है बिखरी हुई कोई चीज़। बिखरी हुई कोई चीज़ से मुराद ये, जैसे मैं कहता हूँ कि एक रूम के अंदर 10 लोग बिखरे हुए, यानी कि किसी सीक्वेंस में नहीं है, बस रैंडमली खड़े हुए हैं। जैसे अगर रैंडम नंबर की बात करें, मैं कहूँ जी 2, 10, 15, 9, 11, 11, 12, 16, 17, 21, 30, 1, 0, 9, 11, तो मैं रैंडमली नंबर्स बोल रहा हूँ, रैंडम नंबर्स। अगर मैं कहूँ, अगर मैंने 9 कहना है तो 9 कहने के लिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब मैं 8 नंबर्स को एक्सेस करने के बाद 9वें नंबर तक पहुंचा हूं, तो इसका मतलब है मैं सीक्वेंशियल वे में जा रहा हूं। तो जब भी रैम की बात आती है वहां पे रैंडम एक्सेस की बात आती है कि ये एक रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस से मुराद ये कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारा 10 स्टोर है डेटा रैम के ऊपर, अब 20 यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे हमारा 30 स्टोर है। अब सीपीयू ने अगर 10 को उठाना है तो वो डायरेक्टली उठा सकता है, ये तो बात है। अब ऐसा नहीं है
कि वो यहाँ से हो के फिर 10 तक पहुँचेगा, या वो इन सेल्स में से होता हुआ फिर 30 से होता हुआ 20 से होता हुआ 10 तक पहुँचेगा। नो, इसमें कोई सिक्वेंशियल मैनर नहीं है। इस एक्सेस को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस, कि हमारा CPU रैम से रैंडमली डेटा एक्सेस कर सकता है। दूसरी एग्जांपल, अगर हमारे CPU ने रैम से डेटा उठाना है, तो रैम से डेटा उठाने के लिए उसका मतलब है कि अगर हमारा CPU इस कोने से डेटा 23 उठा रहा है, उसको फॉर एग्जांपल 1 नैनो सेकेंड लग रहा है, 1 नैनो सेकेंड। CPU ने इस सेल से डेटा उठाया है, उसको लगे हैं 1 नैनो सेकेंड। अब इस CPU ने इस 30 को भी उठाना है। अब ये 30 देखा जाए तो काफ़ी सारे सेल्स के गैप पे पड़ा हुआ है, यानी कि 23 के बाद 1 2 3 और 4 5वें सेल पे पड़ा हुआ है। अब हमारा CPU जब 30 को एक्सेस करेगा तो होना तो ये चाहिए कि भाई उसने करीब से 23 को एक्सेस कर लिया है, इसलिए 1 नैनो सेकेंड लगा था। अब लिहाजा 1 नैनो सेकेंड 23 को एक्सेस करते हुए लगा। अगर 30 को एक्सेस करना है तो 1 2 3 4 5 6 नैनो सेकेंड लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका CPU इस 30 को जब उठाएगा यानी फैच करेगा तो भी 1 नैनो सेकेंड ही लगेगा। अगर वो 10 को उठाता है तब भी 1 नैनो सेकेंड लगता है, अगर वो 20 को उठाता है तब भी 1 नैनो सेकेंड लगता है, अगर वो 23 को उठा रहा है तो इट मीन्स कि उसका फिर भी 1 नैनो सेकेंड उसे टाइम लग रहा है डेटा उठाने के लिए। तो हम इसलिए इस मेमोरी को बोलते हैं कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि ईच इंडिविजुअल बाइट इन द एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। हमारा CPU जब रैम से कम्युनिकेशन करता है डेटा उठाने के लिए, तो वो उसके हर बाइट को डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है। यानी कि 23 हम कह रहे हैं कि उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो होना तो ये चाहिए कि हमारा CPU 1 नैनो सेकेंड में 23 को उठाए। अब देखा जाए तो 30 जो है ये 3-4 बाइट्स के फासले पे पड़ा हुआ है। तो असल में देखने में तो ये है कि भाई CPU को इसकी बजाय 30 को जब वो उठाएगा तो उसे 4 नैनो सेकंड ज़्यादा लगने चाहिए। जाहिर सी बात है 23 उसके CPU के बिल्कुल करीब है, लेकिन 30 उससे दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि CPU रैम से जब डेटा उठाता है तो वो रैम का हर बाइट डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है। डायरेक्टली एक्सेस का मतलब है कि CPU के लिए पहले बाइट से डेटा उठाना भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है, और थर्ड बाइट से डेटा उठाना भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है, और सबसे लो एरिया से भी डेटा उठाना उसके लिए उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है। यानी 1 सेकेंड अगर उसको एक डेटा बाइट उठाने में लग रहा है तो उसको बाकी डेटा बाइट पे भी 1 सेकेंड ही लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद इसको बोलते हैं जी हम वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया का मतलब है कि हमारे CPU ने जितनी भी एग्जीक्यूशन करनी है उस एग्जीक्यूशन के लिए जब वो कम्युनिकेशन करता है रैम से। अब आपके हर प्रोग्राम ने, आपके हर एप्लीकेशन ने, जो भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, असल में जब आप स्टार्ट करते हैं उसको, आप डबल क्लिक करते हैं किसी एप्लीकेशन को, तो उसकी जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं आपकी परमानेंट स्टोरेज से निकल के आपकी रैम के ऊपर लोड हो जाती हैं। अब अगर वो कोई चीज़ रैम के ऊपर लोडेड है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर वो रैम के ऊपर लोडेड नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए इसका मतलब है कि कंप्यूटर तब काम करेगा, यानी CPU तब काम करेगा जब रैम के ऊपर डेटा मौजूद होगा। अगर रैम में डेटा ही नहीं है तो CPU जो है वो आइडल स्टेट में बैठा हुआ है, मतलब कि वो फ्री बैठा हुआ है। तो इसलिए हम रैम को बोलते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर का वर्किंग एरिया है, यानी काम जितना भी होता है वो इस एरिया में ही होता है। हमारी हार्ड ड्राइव में काम नहीं होता। हाँ, हार्ड ड्राइव को उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपकी रैम का साइज़ कम पड़ जाए, यानी फॉर एग्जांपल 4 जो है ना वो GB की हमारी रैम है, हमने कुछ काम हमारा इतना ज़्यादा है कि वो रैम के ऊपर जो है ना वो स्पेस जो है ना वो सारी एलोकेट हो चुकी है। अब एक्सीडेंटली हमारा जो CPU है, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हार्ड ड्राइव से कुछ
एरिया एज ए रैम जो है ना वो एलोकेट करेगा और उस एरिया को हम बोलेंगे कि ये वर्चुअल मेमोरी है। तो वो मज़ीद एक साइड का अलहदा एक टॉपिक है। हमने अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है कि मेन मेमोरी क्या है, उसमें रैम क्या चीज़ है। तो रैम में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम इसको क्लोज अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पे रैम की जो पहली टाइप है उसको बोलते हैं डी रैम। डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी असल में है क्या चीज़? ये भी रैम ही है और ये भी रैम ही है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी रैम है, दोनों ही रैम है। लेकिन असल में डी रैम जो है हम ये कह सकते हैं कि डी रैम को बनाने के लिए इसके अंदर कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये कैपेसिटर है, अगर ये यूज़ हो रहा है तो इस कैपेसिटर के अंदर वोल्ट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस इस कैपेसिटर के अंदर होंगे तो ही इसके अंदर डेटा होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल पल्सेस इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर डेटा नहीं है। तो रैम जो है असल में जो डी रैम है, डी रैम इस असल में इसको डिज़ाइन करने का मतलब इसमें कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं, और उन कैपेसिटर्स ने करंट तब स्टोर करना है जब उनको करंट मिलेगा, यानी वो चार्ज होंगे। उसके अंदर आपका जो डेटा है वो कैपेसिटर के अंदर असल में वो करंट ही है, यानी प्रेजेंस एंड एब्सेंस। अगर फॉर एग्जांपल इससे करंट नहीं निकल जाता है, यानी ये स्टोर नहीं करता, तो इसका मतलब इसमें डेटा नहीं है, मींस हमारी रैम में डेटा नहीं है। तो अब इस कैपेसिटर की एक और प्रॉपर्टी है कि इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि इसको बार बार करंट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखे। स्टेट को मेंटेन का मतलब कि इसके अंदर जो डेटा है करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में वो स्टोर रहे, तो इसको बार बार करंट देना पड़ता है। और जब इसको हम करंट देते हैं बार बार, हम बोलते हैं कि रिफ्रेशिंग हो रही है। तो जब रिफ्रेशिंग होती है यानी कि इन कैपेसिटर्स की रिफ्रेशिंग हो रही है, तो आपका सीपीयू उस वक्त में इससे डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। असल में मेजर जो चीज़ है वो यही है कि वाइल रिफ्रेशिंग द डी रैम सीपीयू कैन नॉट एक्सेस रीड एंड राइट डेटा ऑन टू और फ्रॉम डी रैम। डी रैम से आपका सीपीयू डेटा नहीं उठा सकता, वो आइडल स्टेट में जाएगा। जब सीपीयू आइडल स्टेट में जाता है तो इसका मतलब है सीपीयू काम करना रोक चुका है, और जब सीपीयू काम करना बंद करता है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की स्पीड या तो स्लो हो चुकी है या सीपीयू के पास काम कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी एस रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि सिर्फ मेजर एक ही डिफरेंस है। आप ये देखें कि उसमें कैपेसिटर्स को कॉन्टिन्यूसली करंट देना पड़ रहा था, बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था। एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता अगेन एंड अगेन, क्योंकि एस रैम के अंदर कैपेसिटर यूज नहीं होता। अब कैपेसिटर यूज नहीं होता तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। इसमें मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। असल में उनकी ये खासियत है ट्रांजिस्टर की कि उसको अगेन एंड अगेन रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, करंट अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो इसलिए एस रैम के ऊपर अगर आपकी रिफ्रेशिंग हो भी रही है तो आपका सीपीयू फिर भी डेटा एक्सेस कर सकता है। यानी डी रैम एंड एस रैम, आपकी डी रैम से सीपीयू उस वक्त डेटा नहीं उठा सकता जब आपकी डी रैम रिफ्रेश हो रही है, यानी कैपेसिटर को करंट मिल रहा है। और आपकी जो एस रैम है इससे आपका सीपीयू डेटा उठा सकता है इवन इफ कि आपकी ये जो एस रैम है ये रिफ्रेश हो रही है तब भी उठा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एस रैम जो फास्टर है एज कम्पेयर टू डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही मेन मेमोरी में हम रोम का भी जिक्र करते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले आप बटन प्रेस करते हैं तो असल में कंप्यूटर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बूटस्ट्रैप की फाइल्स आपकी रैम में आती हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम को रेडी करता कौन है? सीपीयू करता है। लेकिन कैसे करता है? सीपीयू का कैसे पता चलता है कि अब मैंने इसको रेडी करना है? तो सीपीयू को करंट मिलता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। अब सबसे पहले उसने बूटिंग की फाइल्स को चलाना होता है। अब वो बूटिंग की फाइल्स हर बार बटन प्रेस करने पे सेम ही होती हैं, तो इसलिए वो सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एक चिप के ऊपर लिखी जाती हैं जब उस चिप को डिज़ाइन किया जाता है, और उस चिप का नाम है रोम चिप, रीड ओनली मेमोरी।
अब उस चिप का सिर्फ एक ही काम है, उस चिप ने आपके सिस्टम को रेडी करवाना है, यानी सबसे पहला स्टेप बूटस्ट्रैप का काम जो है वो रोम ने करना है। जब हम बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर का, उसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जब बूट की चलती है तो रोम की इंस्ट्रक्शन चलती है। वो रोम की इंस्ट्रक्शंस सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, उनसे ही उसको पता चलता है कि अब मैंने हार्ड से जो है ना वो फलां फाइलों को उठा के रैम में लोड करना है। तो ये हमारी रीड ओनली मेमोरी है। असल में ये दोनों फिजिकल मेमोरीज हैं, ये भी फिजिकल चिप है, ये भी फिजिकल चिप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ये परमानेंट मेमोरी है। इसके ऊपर एक बार डेटा आपने लिख दिया सो लिख दिया, अब इससे डेटा चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसके ऊपर आप डेटा लिख भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं, और रीड एंड राइट, इसलिए इसे बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। अब हमारी जो रोम है, पहली बात इसकी ये नॉन वोलेटाइल होती है, लेकिन जो रैम है ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब है करंट मिलेगा तो डेटा स्टोर होगा, उसके ऊपर रहेगा, अगर करंट नहीं मिल रहा तो डेटा उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, वो अपने कंटेंट्स को लॉस कर देगी। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर इसको करंट नहीं भी मिल रहा तो इसने अपना डेटा अपने ऊपर स्टोर लाजमी रखना है। दूसरे नंबर पे इसको स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक क्यों बोलते हैं? स्टैटिक फिर वही बात कि इसने अपने कंटेंट लॉस नहीं करने, इसको करंट दो या इसको करंट ना दो। तीसरे नंबर पे चार्ज्ड व्हाइल प्रोग्रामिंग। अब बात ये है कि ये भी तो, इसके अंदर भी तो डेटा स्टोर करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, तो ये डेटा अपने अंदर कैसे होल्ड किए हुए हैं? तो इसको जब लिखा जाता है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम लिखी जाती हैं, तब ही इसको चार्ज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस की कोई लीकेज नहीं होती, इसलिए चार्ज रिमेन अबाउट 10 ईयर्स। इसको चार्ज किया जाए तो ये 10 साल तक, राउंड अबाउट 10 साल तक इसका चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसके ऊपर डेटा भी मेंटेन रहता है। उसके बाद अब बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन, वही बात दोबारा आ गई कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो एग्जीक्यूट होती है आपके सिस्टम में बटन प्रेस करने के, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन। और वो बूटस्ट्रैप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी रोम चिप के ऊपर स्टोर होती हैं। अच्छा, नो लीकेज ऑफ करंट, वही बात कि इसमें करंट लीक नहीं होता। जब करंट लीक नहीं होता तो करंट इसके अंदर ही रहेगा, और जब करंट इसके अंदर रहेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पल्स मौजूद है। इलेक्ट्रिकल पल्स मौजूद है, इट मीन्स कि डेटा मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा स्टोर ही इलेक्ट्रिकल पल्सेस में होता है। अब इसकी तीन टाइप्स हैं सॉरी। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको एक बार आप लिख सकते हैं। जैसे हम एक रिकॉर्डेबल सीडी लेके आते हैं, हम कहते हैं जी हमने इस सीडी की कैसेट के ऊपर जो है ना हमने कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, जब आप एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसके बाद उसको ना तो आप रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ और कर सकते हैं। ऐसी चिप जिसको आप एक बार लिख दें उसके बाद वो चिप बेकार हो जाए लेकिन उसको मिटा के दोबारा ना लिखा जा सके, हम कहेंगे कि वो पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ई रोम का मतलब है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब है कि जिसको मिटाया जा सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चिप है, उसके ऊपर आपने कुछ डेटा लिख दिया है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाल के आपने उसके ऊपर डेटा लिख दिया है। अब आपको चाहिए कि उसको डेटा मैंने रिमूव करना है, ख़त्म करना है, गलत लिखा गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गई, मिस्टेक है, तो आप अगर ईपी रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप डेटा रिमूव कर सकते हैं। लेकिन डेटा रिमूव करने के लिए आपको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, और उस स्पेशल हार्डवेयर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेज की होगी। अल्ट्रा वायलेट रेज टेक्नोलॉजी से आप इसको रिमूव करेंगे। तो इसका एक प्रॉब्लम है कि अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए आपको अलहदा से हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए। इसका मतलब आपने सीडी अगर गलत रिकॉर्ड कर ली है तो आपको उसको इरेज करने के लिए अलहदा से हार्डवेयर परचेज करके उसको इरेज करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है ईईपी रोम। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, और ई इरेजेबल, पी प्रोग्रामेबल, आर रीड, ओ मतलब ओनली, एम मतलब मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी रोम चिप है, ये एक ऐसी रोम चिप है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जा सकता है। यानी कि आपने अपने एग्जांपल इसकी है, आप यूएसबी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, आप उसके ऊपर कुछ डेटा गलत लिख लेते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा फौरी विद इन सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स आप उस डेटा को रिमूव भी कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं। लेकिन
ईपी रोम का डेटा भी आप लिख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग हार्डवेयर चाहिए। लेकिन जो ईईपी रोम है इसके ऊपर लिखा गया डेटा रिमूव करने के लिए आपको अलग से हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को हम सम अप करते हैं। मेन मेमोरी क्या चीज़ है? मेन मेमोरी हमारा वर्किंग एरिया है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो सारी एग्जीक्यूशन असल में मेन मेमोरी से होती है। मेन मेमोरी हम मोस्टली रैम को बोलते हैं। रैम की 2 टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम जो है ये मेड ऑफ कैपेसिटर्स की एक प्रॉपर्टी है कि उनको करंट मिलेगा, डेटा रिटेन होगा, अदरवाइज नहीं रिटेन होगा। उसके बाद एस रैम है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। ट्रांजिस्टर की एक जो है ना वो प्रॉपर्टी है कि उसको करंट फ्रिक्वेंटली ना भी मिले तो वो अपना डेटा कंटेन कर रही है। इसका एक नाम रीड ओनली रीड राइट मेमोरी भी है, इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, इसको वर्किंग एरिया भी बोलते हैं, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका। स्ट्रक्चर मतलब अब सीपीयू हमारा इस रैम से डेटा एक्सेस करता है, तो इसका मतलब ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, यानी ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट। हर बाइट में डेटा स्टोर होगा और हर बाइट का एड्रेस होगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू जब डेटा उठाना है तो सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा कि मैंने कौन से एड्रेस से डेटा उठाना है, यानी इस बाइट से, इस बाइट से, इस बाइट से। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये उठाना है डेटा, यानी ये 2 उठाना है, तो 2 उठाने के लिए 2 जिस डब्बे में जिस बाइट में है उस बाइट का एड्रेस भी इसको बताना पड़ेगा। तो ये होता है इसका एड्रेस। उसके बाद आ जाता है आपका रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल है। रैम हमारी वोलेटाइल होती है, ये स्टैटिक है। चार्ज वाइल प्रोग्रामिंग, इसको प्रोग्रामिंग के दौरान जो है ना वो चार्ज कर दिया जाता है। इसका चार्ज जो है वो 10 साल तक रिटेन रहता है। बूट ट्रैप इन्फॉर्मेशन, यानी इसका सबसे पहला काम कंप्यूटर को रेडी करना, बायोस की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग है, बायोस सेटिंग है, वो सारी इसके अंदर स्टोर होती है। नो लीकेज ऑफ करंट, करंट लीक नहीं होता। करंट लीक नहीं होने की वजह से ही इसके अंदर जो है वो डेटा कॉन्स्टेंटली अ लॉन्ग टाइम रिटेन रहता है। इसकी 2-3 टाइप्स हैं, प्री प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, ईईपी रोम। जो पी रोम है ये एक बार आपने लिख दिया डेटा, अब दोबारा आप रिमूव करना चाहें नहीं हो सकता, आपकी चिप बेकार हो गई। ईपी रोम का मतलब है कि आप अपनी चिप के ऊपर डेटा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलहदा से हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, जिस हार्डवेयर को हम कॉम्बो हार्डवेयर बोलते हैं। और कॉम्बो हार्डवेयर के अंदर जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ की जाती हैं जो इसको रिमूव करती हैं, लेकिन ये कॉस्टली हो गया। ईईपी रोम जो है ये एक ऐसी रोम है जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम में ही इसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको लिख भी सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो आज का जो है हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ चलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।